नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन है रविवार का और इस संडे स्टोरी में विश्लेषण करेंगे दरअसल मनरेगा के पीछे की कहानी की। जी हाँ, वो मनरेगा जिसे अब जी राम जी कहा जा रहा है। दरअसल 5 तारीख यानी सोमवार से कांग्रेस इसको लेके एक देशव्यापी आंदोलन का पहले ही ऐलान कर चुकी है। जगह जगह कांग्रेस इसको लेकर रोष प्रदर्शन करेगी, अलग अलग कार्यक्रम तय है। लेकिन क्या सिर्फ मनरेगा जो हमको दिखाई दे रहा है या हमको सुनाई दे रहा है उसकी कहानी इतनी है कि नाम बदल के जी राम जी कर दिया है, या उसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं, कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंच रही। किस तरह से इस सरकार ने बड़ी चालाकी से न सिर्फ नाम बदला है बल्कि इस योजना के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की हैं जो आम जनता को अभी मालूम नहीं है। शब्दों का हेर फेर कैसे किया गया है, कैसे यूपीए सरकार का जो क्रेडिट चल रहा था, अब भी जब मनरेगा की बात आती थी तो यूपीए का जिक्र आता था, उससे बाहर निकलने की छटपटाहट इसमें दिख रही है। और कैसे आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए ये योजना का विरोध या योजना का नाम बदलना या नई योजना लाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, या फिर कांग्रेस के लिए फिर वही एक मुद्दा वैसा हो सकता है कि कांग्रेस मुद्दे उठाती है लेकिन उसको ज़मीन तक नहीं पहुंचा पाती। और क्या अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लोगों को समझाने में कामयाब होती है कि दरअसल ये सिर्फ नाम बदलना या योजना बदलना नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ कहानी है, तो उसका कांग्रेस को फ़ायदा होगा। क्या बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क लिया है जिसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, जिस योजना में वो नाम तक हटा दिया? क्या बीजेपी ने इस योजना का बदलने का सोच समझ के कदम उठाया है? इतना बड़ा रिस्क कुछ सोच समझ के लिया है, या उसको भी लगता है कि बीजेपी को भी लग रहा है अब कि शायद कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी या जल्दबाजी कर दी? यही चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मनरेगा का नाम बदलना या योजना बदलना नहीं है, कहानी कुछ और है। और उस कहानी को समझने के लिए कोई ऐसा शख्स ही इस देश को या हम सबको बता सकता है जिसने इस देश की राजनीति को पिछले 3-4 दशकों से देखा है, और न सिर्फ बीजेपी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि देश की राजनीति चलती कैसे है। तो आज हमारे मंच पर इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस मुद्दे पर हमें समझाएंगे कि जी राम जी और मनरेगा का फ़र्क क्या है और क्यों है। विनोद अग्निहोत्री के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने उन्हें बहुत से चैनलों में देखा, बहुत से अखबारों में बड़े बड़े पदों पर रहे, संपादक पद पर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो उनका परिचय मुझे देने की ज़रूरत नहीं। आपने बहुत जगह उनको देखा है, टीवी से लेकर सोशल मीडिया के चैनलों तक। चलिए, आपको वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा विनोद जी के पास ले चलता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विनोद जी हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। विनोद भाई के पास कम टाइम है, इसलिए फटाफट से सवाल पूछेंगे और इन्हें जो है वो अपने चैनल पर आने के लिए धन्यवाद कहेंगे। विनोद भाई, सबसे पहला सवाल तो यही आपसे जानना चाहूंगा कि 5 तारीख से जो कांग्रेस ने एक मनरेगा को लेकर एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की बात कही है, दरअसल जानना ये चाह रहा हूं मैं आपसे कि कांग्रेस इससे हासिल क्या करना चाह रही है, और सबसे बड़ी बात, हासिल होगा भी कि नहीं होगा? देखिए, कांग्रेस हासिल ये करना चाह रही है, जो कांग्रेस की ओरिजिनल जो जनाधार है उसका, वो मुख्य जनाधार उसका दलितों में है, अति पिछड़ों में है और गरीबों में रहा है। तो मनरेगा की योजना जब आई थी तो उन्हीं को ध्यान में रख के लाई गई थी और एक तरह से काम के अधिकार के रूप में इसको निरूपित किया गया था कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार है। और इसलिए मोदी सरकार ने भी उसको कंटिन्यू किया, उसकी आलोचना करते हुए भी उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि जितने बड़े वर्ग को इस ये योजना रोजगार देती थी, वो उस वर्ग को एकदम से नाराज करना संभव नहीं था उनके लिए। इसलिए इन्होंने इसमें बड़ी होशियारी से कुछ बदलाव कर दिए, गारंटी को मिशन बना दिया। केंद्र सरकार का जो 90% अंशदान था उसको 60% कर दिया, 40% कर दिया उन्होंने राज्यों के जिम्मे, और 25 दिन बढ़ा दिए काम के, और पेमेंट में कुछ कर दिया कि 1 हफ्ते बाद पेमेंट देना पड़ेगा। अब सब दिक्कत ये आ रही है कि गारंटी और मिशन का फर्क समझिए। मिशन होता है वॉलंटरी, स्वैच्छिक। आपने एक मिशन बनाया कि हमको जो है इस सफाई करनी है गांव की, आप जब जितना कर पाए, नहीं कर पाए। गारंटी ये है
कि आपने गारंटी दी कि हमको सफाई करनी तो आपको करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बदले में हर्जाना देना पड़ेगा। तो इसमें भी वो व्यवस्था थी। तो ये सारे मुद्दे हैं। और महात्मा गांधी जी का नाम, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को गांधी जी का वारिस मानती है, तो गांधी जी का नाम इसलिए रखा गया था। और गांधी जी का नाम चूंकि हटाया गया है तो उनको लगता है कि ये भी एक मुद्दा जनता के बीच में जाएगा और इससे गांधी जी के नाम को लेकर के हम लोगों के बीच में अपनी बात कह पाएंगे। अब दिक्कत क्या है, कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या उसके संगठन की है। कांग्रेस प्रोग्राम तो बहुत बड़े बनाती है, लेकिन उसका संगठन जो नीचे का, खासकर उत्तर भारतीय राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में, इन राज्यों में, दिल्ली में, हरियाणा में, जहां मध्य प्रदेश में भी अब वही स्थिति हो गई है। इन राज्यों में संगठन बहुत कमजोर है और इन्हीं राज्यों में कांग्रेस को अपना ग्राउंड गेन करना, रीगेन करना है। तो अब ये जो आंदोलन है मनरेगा को लेकर के, जो 5 जनवरी से शुरू करने की बात की गई है, अब इसका क्या प्रारूप होता है ये भी कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं किया है। क्या वो जिला स्तर पर धरना देंगे, राज्यों में धरना देंगे, या गांव गांव में धरना देंगे, क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे इसको जनता तक पहुंचाएंगे इस मुद्दे को, ये इसका पूरा फॉर्मेट अभी, स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं किया है पार्टी ने। लेकिन जो भी है, जिस रूप में भी ले जाए इस मुद्दे को, अगर इस मुद्दे को नीचे ले जाने में कामयाब रहती है कांग्रेस, अगर उनके इकाइयां, उनकी प्रदेश इकाइयां, जिला इकाइयां, वार्ड इकाइयां, ब्लॉक इकाइयां अगर लोगों को इस समझाने में कामयाब रहती हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसका लाभ मिल सकता है। और अगर खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर कि हाँ भाई, एक लखनऊ में एक प्रदर्शन कर लिया, एक शिमला में कर लिया, एक जम्मू में कर लिया, एक पटना में कर लिया, उससे बात नहीं बनने वाली। जब तक इस मुद्दे को कांग्रेस गांव गांव लेके नहीं जाएगी, इस पर यात्राएं जब तक नहीं निकालेगी कि भाई आप पूरे प्रदेश में यात्रा निकालिए, जिलों में निकालिए, तो लोगों को लगे, खासकर जो वर्ग इससे प्रभावित है सीधे तौर पर उसको। और सिर्फ अगर आप गांधी जी के नाम को लेके जाएंगे तो उतनी बात नहीं बनेगी। गांधी जी का नाम साथ में रखिए, लेकिन मुख्य बात उसके प्रावधानों को, कि मनरेगा और वीबी राम जी जो योजना है, वीबी जी राम जी, इसमें फर्क क्या है, कैसे कांग्रेस ये समझाने में कामयाब रहती है कि भाई ये पुरानी योजना से क्यों अलग है, क्यों वो उसका विरोध कर रही है। अगर इसके फर्क को स्पष्ट कर पाती है, इसके प्रावधानों के फर्क को स्पष्ट कर पाती है और लोगों के मन में ये बात बिठा देती है कि हाँ वो योजना ज्यादा अच्छी थी, ये उतनी अच्छी नहीं है, तब तो इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन सरकार भी सक्रिय हो गई है। आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री, ग्रामीण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री, उन्होंने बराबर इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं, इस योजना के लाभ बताने शुरू कर दिए हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। तो सरकार भी समझ रही है कि ये मामला जो है, मुद्दा न बने, इसलिए कांग्रेस सरकार जो है अपने स्तर पर प्रचार तंत्र में जुट गई है। इसका मुकाबला भी कांग्रेस को करना है। अब 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। उन राज्यों में कांग्रेस कैसे इसको ले जाती है, फिर बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वहां कैसे करती है, और साथ ही साथ क्या इसको वो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, डीएमके है, और जो पार्टियां हैं, वामपंथी उनका जो मोर्चा है बिहार में, जिस तरह से, क्या उनको इसमें अपने साथ जोड़ेगी या अकेले इसको लेके चलेगी, ये सब चीजें स्पष्ट होंगी, तब इसके असर का सही पता लगेगा। विनोद भाई, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, हालांकि आपने बहुत सारी जगह पे इसका जवाब दे भी दिया है, लेकिन फिर भी मेरे दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, जिस योजना के लिए मोदी जी ने कहा था कि ये नाकामी का सबसे बड़ा ढोल है, इसको मैं पीटता रहूंगा, 12 साल उस योजना को चलाते रहे, 12वें साल में जाके इस योजना में बदलाव करते, नाम बदलते, जैसा आपने समझाया, चीजें बदलते, इसके पीछे की मंशा आपको क्या समझ में आती, सरकार की मंशा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी मंशा, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। देखिए, जब ये योजना बनी थी तो सर्वसम्मति से सदन ने इसको पास किया था, दोनों सदनों में। बीजेपी भी जो उस समय थी, नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली थे राज्यसभा में, सबने इसको सर्वसम्मति से पास किया था ये विधेयक, क्योंकि ग्रामीण रोजगार की गारंटी की तरफ एक बड़ा कदम था ये, 100 दिन के रोजगार की गारंटी। और इसीलिए इसका विरोध किसी ने नहीं किया था। कुछ सुझाव दिए गए थे जिनको सरकार ने स्वीकार किया था, और उसके बाद ये योजना चली। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद इस योजना को लेकर तमाम तरह के ऐतराज और आपत्तियां सामने आई। ये भी सही है, कई रिपोर्ट्स में इसमें भ्रष्टाचार, कथित रूप से भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें थी, खासकर ग्राम प्रधान के स्तर पर, ठेकेदारों के स्तर पर जिस तरह फर्जीवाड़ा हुआ वो भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस योजना के जरिए लोगों को रोजगार गांवों में उपलब्ध हुआ, और उस समय उपलब्ध हुआ जब गांवों में काम नहीं होता है, खासकर जब फसल का काम नहीं होता है।
वो हुआ। दूसरा, फसल के समय भी जो किसान, बड़े किसान जो मनमानी तरीके से लेबर को उचित मजदूरी नहीं दे के काम कराते थे, उस पर भी रोक लगी और लेबर मजदूर की शर्तों पर उनको आना पड़ा। यानी न्यूनतम मजदूरी जो 125 रुपए पहले थी, बाद में 300-350 रुपए तक हो गई, उसको देने के लिए जो है बाध्य होना पड़ा। तो इसके लाभ भी मिले थे और इसी योजना ने 2009 में कांग्रेस पार्टी को चुनाव भी जितवाया था। इसी ये योजना और दूसरी जो लोन वेवर थी, किसानों की कर्ज माफी, इन दो योजनाओं ने कांग्रेस को 145 से 206 तक पहुंचाया था, अकेले कांग्रेस को। यूपीए के दलों को भी फायदा हुआ था। लेकिन जब ये मोदी जी सरकार आई तो उन्होंने इस योजना के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के इस योजना को कहा कि ये विफल योजना है। और मोदी जी ने कहा था संसद में कि आपकी विफलताओं का स्मारक है, जिसको हम ढोते रहेंगे, तो ढोल बजाते रहेंगे, ये कहा था उन्होंने। दरअसल इस योजना से इतना बड़ा वर्ग लाभान्वित था कि उसको एकदम से खत्म करना जो है बड़ा नुकसानदेह हो जाता भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर 2019 के चुनाव में उसकी कीमत चुकानी पड़ती उनको, इसलिए उन्होंने इसको चलाया। 2000 जब कोविड आया तो कोविड में इसी योजना के जरिए लोगों को गांव में रोजगार मिला और उन लोगों को जो पलायन करके शहरों से लाखों लोग अपने अपने गांवों को गए थे, उनको भी इसी योजना के जरिए रोजगार मिला। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो अगर अकेला सेक्टर था जो 3% की ग्रोथ पे था, बाकी सब माइनस में थे। तो इसलिए ये योजना, लेकिन उसी के बाद भारत सरकार ने एक दूसरी योजना शुरू की, राइट टू फूड, जो वो यूपीए का ही पास किया कानून था। उसके तहत उन्होंने 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति जो है गांव में देना शुरू किया और करीब आज 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उस 85 करोड़ मुफ्त राशन के जो लाभार्थी वर्ग हैं, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मनरेगा के भी लाभार्थी थे। तो अब चूंकि उनको आप राशन दे रहे हो, 2028 तक वो बढ़ा दिया है। अब तो कोविड है नहीं, लेकिन वो राशन जारी है और उसका लाभ भी बीजेपी को मिला है। तो अब इनको लगता है, भारतीय जनता पार्टी का जो फीडबैक है, उनको लगता है कि शायद अब चूंकि हम वो राशन दे रहे हैं, सरकार दे रही है, और बाकायदा जो राशन के थैले में मोदी जी की तस्वीर होती है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की तस्वीर साथ में, जो राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी के उनकी होती है, तो उनको लगता है कि मनरेगा को रिप्लेस कर सकते हैं, अब हम उसका जोखिम उठा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने मनरेगा को खत्म नहीं किया, उसमें संशोधन करके नया विधेयक लाए। और एक तरह से वो योजना जो कि कांग्रेस के जमाने की थी, यूपीए की योजना थी, उसका जो जितना श्रेय था वो मनमोहन सिंह की सरकार को था। इसलिए उसको खत्म किया कि भाई उसको हटा के उसको रिप्लेस किया जी राम जी से, और राम जी का नाम भी जोड़ दिया, एक नया नाम दे दिया। और अब जो काम मिलेगा वो काम ये होगा, ये मोदी जी की सरकार काम दे रही है, ये मोदी जी की योजना है, भाजपा सरकार की योजना है। तो वो जो अतीत का जो एक वो क्या कहते हैं लेगेसी थी यूपीए सरकार की, उसको उससे उन्होंने इस योजना को अलग कर दिया, एक नए रूप में सामने ला दिया। लेकिन विनोद भाई, इसमें एक लोचा है। अब जैसे मैं जी हिमाचल में बैठा हूँ, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, मेरी यहाँ के कुछ मंत्रियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो आपने पॉइंट उठाया ना कि 90% से 60% पे कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आ गया, बाकी जी 40 स्टेट गवर्नमेंट को देना है। नॉन बीजेपी सरकार में ज्यादातर इतना लोन है कि बहुत सारी जगह पर तो सैलरीज के लिए उनके पास जो है वो पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं अब ऐसे में 125 दिन के रोजगार का 40% शेयर कहाँ से दे पाएंगे। ये एक बड़ा लोचा है। अब होगा क्या कि बीजेपी शासित प्रदेशों में जो है वो चलेगी योजना, जो बीजेपी शासित नहीं है वहां अब सरकारों की मुसीबत बन गई है। ये भी एक नहीं इसमें नहीं, खेल। बिल्कुल प्रदीप जी, आप सही कह रहे हैं। इसीलिए कई राज्यों ने उसका विरोध भी किया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसके खिलाफ है और एक तरह से राज्यों पर अतिरिक्त बोझ है, ये भी कहा गया है। देखिए, कर्जा तो सभी राज्यों पर है, खाली नॉन बीजेपी पे नहीं है। कर्जा जो बीजेपी शासित राज्य हो या नॉन बीजेपी शासित, सभी राज्य भयानक कर्ज में डूबे हुए। 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ कर्जा लगभग हर छोटे बड़े राज्य पर है। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का एक प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि कथित रूप से जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उसकी वजह से उनको जीएसटी वगैरह का जो उनका पैसा है, जो राजस्व है, वो उनको टाइम पे मिल जाता है। गैर बीजेपी शासित राज्यों की शिकायत रहती है कि उनको उनका जो अंश दान है, जो जीएसटी का है और जो उनका देय पैसा है, वो देर से मिलता है या नहीं मिलता है, ये उनकी शिकायतें हैं इस तरह की। तो जाहिर है, जब 40% पैसा उनको देना होगा, वो पैसा वो सैलरी में देंगे कि योजना में देंगे। तो ये तो लोचा है, और ये लोचा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों, मतलब गैर गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए तो है ही, उनके लिए ज्यादा है। लेकिन बीजेपी जी। शासित राज्यों के सामने भी दिक्कत आएगी फंड की। और एक और लोचा है, लोचा ये है कि जब 2 महीने 60 दिन आपने जो मुक्त किया है, जब फसल का टाइम होगा उस समय जो है
मनरेगा नहीं चलेगी, ये जी राम जी योजना नहीं चलेगी, तो फिर आपने वही स्थिति कर दी कि जो बड़े किसान हैं, छोटे किसान तो अपने खेत में खुद काम करते हैं, उनको ज्यादा मजदूर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इक्का दुक्का मजदूर लेते हैं वो। जो बड़े किसान हैं, बड़ी जोत वाले हैं, उनको मजदूरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो फिर अपने तरीके से मजदूरी मनमाने तरीके से, मनमानी शर्तों पर तय करेंगे कि भाई हम इतनी दे पाएंगे, कर रहा हूँ करो, नहीं तो मत करो। अब चूंकि आगे काम नहीं होगा तो मजदूर के सामने भी समस्या होगी, भाई काम तो लेना ही, चलो मतलब न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है, उसमें करो काम। तो एक ये पुरानी स्थिति फिर बहाल हो जाएगी। दूसरा, उसमें भी खेतों में एक सीमित सीमा तक मजदूरों को जरूरत होती है। मान लीजिए किसी गांव में 100 मजदूर हैं काम करने लायक योग्य, और खेती के काम में 85 खपाए गए, बाकी 50 क्या करेंगे? ये भी एक इस तरह के कुछ विसंगतियां हैं। तो और ये अगर इन सबको कांग्रेस अगर हाईलाइट कर लेती है, लोगों तक पहुंचा देती है, तब तो ये मुद्दा बनेगा। और अगर कांग्रेस नहीं पहुंचा पाती है, खाली औपचारिकता निभाती रहती है, जो कांग्रेसियों की आदत है, आप जानते हैं कि कांग्रेसी बाराती की मुद्रा में रहते हैं ना, कि राहुल जी आए तो उनके साथ चले आएंगे, प्रियंका जी आए उनके साथ चले आएंगे, फोटो खिंचाएंगे और उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। वो राहुल जी और प्रियंका जी ना हो तब भी वो फील्ड में और गांव में और कस्बों में उसी तरह काम करें जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं, जी तब जी पार्टी खड़ी होती है, जो पहले कांग्रेसी किया करते जी थे। तो ये एक जी चुनौती है विनोद भाई, कांग्रेस के सामने। जी आपके पास क्योंकि समय की कमी है, जाते जाते एक सवाल जी पूछना चाहूंगा, वो थोड़ा इससे जी हटके है, क्योंकि आपने राहुल प्रियंका की अभी बात की। ये रेहान वाड्रा पे अचानक से फोकस क्यों शिफ्ट हो गया? सब लोग रेहान को लेकर इतने उत्सुक क्यों हो गए? अरे भाई प्रदीप जी, इसका जवाब तो मुझसे ज्यादा आपके पास होगा। आपने इतना बढ़िया वीडियो बनाया है प्रियंका जी को लेकर के, कि प्रियंका जी की एंट्री पॉलिटिक्स में किस तरह से होगी, और बड़े विस्तार से आपने समझाया है। तो रेहान वाड्रा प्रियंका जी के बेटे हैं, और जाहिर है अगर प्रियंका जी के आने की जरा भी सुगबुगाहट और जरा भी आहट मीडिया को लग रही है, तो फिर निश्चित रूप से रेहान वाड्रा फोकस और आकर्षण केंद्र तो बनेंगे ही, टीआरपी भी हम्म, मिलेगी। और चूंकि उनकी सगाई अभी हाल में हुई है, पूरा परिवार उसमें शामिल था, उनकी जो एक दोस्त 7 साल से उनके साथ थी, पारिवारिक मित्र हैं वो लोग उनके साथ। तो हमारे यहाँ वैसे भी जो बड़े परिवार, राजनीतिक परिवार या बड़े उद्योग घराने हैं, उनके बच्चों की सगाई शादी हमारे मीडिया की दिलचस्पी का विशेष केंद्र रहते हैं। तो वो भी एक कारण है। जी जी। चलिए ठीक है विनोद भाई, जी थैंक यू, आपने समय निकाला। आपके पास वक्त कम है, पर दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल आज आपने ये जो मनरेगा और जी राम जी का फर्क बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।